हेलो स्टूडेंट्स, से पहले की वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब बैलेंस शीट में आने वाले आइटम अंडरस्टूड कर रहे थे। जैसे हमने देखा था असेट साइड में जो आइटम आते हैं और जो लायबिलिटी साइड में आइटम आते हैं, तो दोनों हम क्लियर कर चुके थे। लायबिलिटीज आइटम में हमने देखा था कि पहले हमने शेयर कैपिटल रखा था फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पे रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड पे सिक्योर्ड लोन, फोर्थ पे अनसिक्योर्ड लोन, फिफ्थ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़, फिफ्थ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ और फिफ्थ पे करंट असेट्स। ये छूट गया था, इसको पूरा करते हैं। करंट असेट्स चालू दायित्वों के अंतर्गत ऐसे ऋणों और प्रभारों को शामिल करते हैं जो मांग पर या आर्थिक चिट्ठा की तिथि से 1 वर्ष के भीतर ड्यू होते हैं। साथ ही किसी दायित्व का भुगतान चालू फंड में से करना पड़ता है तो उसे चालू दायित्व की कैटेगरी में रखते हैं, उसी को हम करंट लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। और चालू दायित्व निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, या सहायक कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसको कोई ड्यू अमाउंट या करों के लिए प्रावधान। अब इससे आगे करते हैं सम स्पेशल टर्म्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। चिट्ठे से संबंधित कुछ विशेष शब्द। चिट्ठे से संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका व्यवहार में प्रयोग किया जाता है जो विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन्हें चिट्ठे में क्लियर नहीं किया जाता। तो विश्लेषक चिट्ठे की विभिन्न मदों को जोड़कर या घटाकर उनकी कैलकुलेशन करनी होती है। इनमें से कुछ टर्म देखेंगे, जैसे फर्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी। तो संस्था में लगी हुई पूंजी को भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम अलग अलग टाइप से निकालते हैं। तो हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो विनियोजित पूंजी है उसको किस किस टाइप से निकालते हैं। ए पॉइंट है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, सकल विनियोजित पूंजी। तो पहले हम ये समझते हैं सकल विनियोजित पूंजी होती क्या है। देखिए, सकल विनियोजित पूंजी का अर्थ संस्था की संपत्तियों में विनियोजित संपूर्ण धनराशि से होता है कि जो इंस्टीट्यूशन में हमने संपत्तियों में जितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उस राशि से होता है। ये संपत्ति चाहे हमने अंशधारियों के कोष से खरीदी है या लॉन्ग टर्म लोन के माध्यम से खरीदी है या इनके क्रय के लिए चालू दायित्व बनाए गए हों। ये जो सकल विनियोजित पूंजी है उसको हम टोटल रिसोर्स मतलब पूर्ण संसाधन भी कहते हैं, और इनकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम देखेंगे। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इजकल टू टोटल असेट्स प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज़। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुल संपत्तियों में बाह्य दायित्वों को जोड़ना पड़ता है, उससे हमारा ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। ऐसे ही दूसरा है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, शुद्ध विनियोजित पूंजी। अब पहले ये समझते हैं शुद्ध विनियोजित पूंजी क्या होती है। शुद्ध विनियोजित पूंजी का अर्थ अंशधारियों द्वारा लगाया गया धन, जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, और लॉन्ग टर्म लोन द्वारा प्राप्त राशि का योग होता है। मतलब जो अमाउंट शेयर होल्डर ने लगाया है या हमने लॉन्ग टर्म लोन द्वारा रिसीव करके लगाया है तो उनका योग होता है। चालू दायित्व तो अल्पकाल के लिए प्राप्त होते हैं, अतः उनकी राशि विनियोजित पूंजी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि चालू दायित्व का जो पेमेंट होता है हमें 1 वर्ष के भीतर करना होता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखते हैं। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए
टोटल असेट्स में से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और इसमें वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को ऐड कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड शुद्ध विनियोजित पूंजी को कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सी पॉइंट, शेयर होल्डर कैपिटल एम्प्लॉयड, अंशधारियों की विनियोजित पूंजी। अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी तथा लाभों में से बनाए गए विभिन्न संचय लाभानी खाते की बाकी का योग अंशधारियों की विनियोजित पूंजी कहलाती है। मतलब अंशधारियों ने जो पूंजी लगाई है या हमें जो लाभ हुआ है उसमें से हमने कुछ अमाउंट इकट्ठा करके कोई रिजर्व बनाया है या प्रॉफिट एंड लॉस की कोई बैलेंस है हमारे पास, उन योग को उनको मिला के वो अंशधारियों की विनियोजित पूंजी कहलाती है, शेयर होल्डर कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। यदि लाभ हानि का डेबिट शेष हानि को दिखाता है। अगर लाभ हानि का डेबिट शेष हो और संपत्तियों में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसी कृत्रिम संपत्तियां हों तो वे अंशधारियों के कोष में से घटा देनी चाहिए। तो क्या क्या घटाएंगे हम अंशधारियों के कोष में से? एक घटाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट शेष, क्योंकि वो हानि होती है, और संपत्तियों में जो प्रारंभिक व्यय जैसी अगर कृत्रिम संपत्तियां हैं इसको भी हम घटा देंगे। अंशधारियों के कोष मतलब जो शेयर होल्डर फंड होता है उसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं या संपत्तियों के स्वामी का फंड भी कहते हैं, जिसको प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए कि हम कैसे निकालते हैं। शेयर होल्डर कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्थ और प्रोप्राइटर फंड इजकल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस क्रेडिट कह सकते हैं, एंड लॉस अगर कोई लॉस है तो उसको घटा देंगे, एंड फिक्टिटियस असेट्स जैसे कि हमारी फिक्टिटियस असेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रखते हैं तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और प्रॉफिट लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है तो उस लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो देखिए ऐसी पूंजी जो प्रतिदिन के कार्यों के काम में आती है, रोजाना के कार्यों के काम में आती है, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये पूंजी चालू संपत्तियों से लगाई जाती है। चालू संपत्तियों में कुछ राशि तो चालू दायित्वों में लगी होती है, और जो शेष राशि होती है उसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, वो कार्यशील पूंजी की लगी होती है। तो इसको कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कार्यशील पूंजी निकालने के लिए चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को घटा दिया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। देखिए करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इन सबको मिला के हमारी करंट असेट्स बनती है। जैसे हमने देखा कि रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, विनियोग, देनदार, देविल, स्कंद, प्रारंभिक व्यय, तो इन सबको ऐड करके हम करंट असेट्स बना लेते हैं। ऐसे ही हम करंट लायबिलिटीज देखेंगे। क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ हम देखें चालू दायित्वों में क्या क्या शामिल कर लेते हैं। जैसे कि लेनदार
दे विल बैंक अधिविकर्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अदत्य दायित्व कर और कर के लिए प्रावधान या अल्पकालीन जमाएं जो होती हैं और सहायक कंपनी को देय राशि होती है, तो ये चीज़ हम करंट लाइबिलिटीज़ में ऐड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ये हमारा देबिल है और ये हमारा प्राप्यबिल है। बिल रिसिपेबल प्राप्यबिल होता है और बिल पेबल देबिल होता है। तो यहाँ हमने वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा, जो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आता है। अब इसमें हम डेब्टर और क्रेडिटर को थोड़ा डिफाइन करेंगे। डेब्टर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। तो डेब्टर वो लोग होते हैं, मान लीजिए कि हम विक्रेता हैं, माल को बेचते हैं, तो जिन लोगों को हम माल उधार बेचेंगे तो वो हमारे देनदार कहलाएंगे, डेब्टर कहलाएंगे। सपोज दैट राम को हमने 5,000 रुपये का माल उधार बेचा, तो यह राम हमारा देनदार होगा। अब क्रेडिटर को समझते हैं। क्रेडिटर की कंडीशन में हम अपने आप को क्रेता मानेंगे, खरीदार मानेंगे। अब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी वस्तु उधार, कोई भी माल उधार खरीदते हैं तो वो हमारा लेनदार होता है। जैसे कि हमने मोहन से 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा, तो हम मोहन को लेनदार कहेंगे। ऐसे ही इसमें एक टर्म और है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैंक अधिविकर्स होता है। ये सुविधा व्यवसाय जो व्यापारियों को मिलती है जिनका बैंक में चालू खाता खुला होता है, तो करंट अकाउंट वालों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में सपोज दैट मेरा बैंक में करंट अकाउंट है और मेरा उसमें 50,000 रुपये डिपॉजिट है, तो मुझे बैंक से फैसिलिटी मिल जाएगी कि मैं 50,000 और बैंक से थोड़ा सा ब्याज बैंक चार्ज करती है, मैं बैंक से 1,00,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल सकता हूँ, जिसमें 50,000 मेरा खुद का है और 50,000 बैंक ने मुझे एज अ थोड़ा सा चार्ज लगा के मुझे दिया है। तो ऐसा अमाउंट ओवरड्राफ्ट होता है, क्योंकि 50,000 तो उसमें मेरा है और 50,000 बैंक का है, जो मुझे मेरे लिए एक लायबिलिटीज़ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।